देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और सुबह के 7:30 बजने को हैं और ये वक्त हो गया है जब आप अपने घरों में टीवी और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को बाढ़ के बीच देखना चाहते हैं। वो खबरें जिसका इंपैक्ट पूरे समाज, देश, गांव और कस्बों पर पड़ता है। खबरों की दस्तक 60 सेकंड में हिंदुस्तान की हर खबर। हमारा दावा है कि आधे घंटे में ना तो किसी राज्य की, ना किसी शहर की और ना ही किसी गांव की खबर हम आपसे छूटने देंगे। हर उस खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनका सरोकार सीधा आपसे है और कहीं और आपको नहीं दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं 60 सेकंड में खबरें। शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से ही करते हैं। देखिए, दिल्ली वालों को बारिश के साथ ही अब बाढ़ ने खतरे में डाल दिया है। मुसीबतें बढ़ने में पूरे आसार हैं क्योंकि बारिश का थमा हुआ सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है और हरियाणा का पानी यमुना में जलस्तर को बढ़ा रहा है, जो पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना बाजार और मॉनेस्ट्री समेत यमुना के किनारे बसी कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है। अब ऐसे में कहीं दिल्ली 45 साल पहले वाला जलजला तो नहीं देखने वाली है। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बारिश का पानी दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के यमुनानगर में बने हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में बारिश और बाढ़ ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर देर रात पुराना रेलवे पुल पर 208.5 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के जिन इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, वहां एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर अक्षरधाम, गुलमोहर पार, चिल्ला से NH24 तक, DND से निजामुद्दीन फ्लाईओवर समेत कई राहत शिविरों में शिफ्ट करा दिया गया है। इसके अलावा नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर भी राहत शिविर लगाए गए हैं। खादर की झुग्गियों से करीब 27,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। जल प्रहार से दिल्ली दरिया बन चुकी है। किसी भी वक्त दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ सकती है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में बारिश और बाढ़ ने बीते 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यमुना में बड़े जलस्तर और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण दिल्ली के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गया है। 60 सेकंड में दिल्ली में बाढ़ के मंजर पर यह रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। जल प्रहार से दिल्ली दरिया बन गई है। किसी भी वक्त दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ सकता है। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश ने दिल्ली में तबाही मचा रखी है। सैलाब का सितम इतना भयंकर है कि जिसके चलते राजधानी दिल्ली डूब गई है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में भारी बारिश का असर पूरे दिल्ली में नजर आ रहा है। अब ये तस्वीरें मुखर्जी नगर की है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पानी पानी ही नजर आएगा। तो वहीं ट्रेन की रफ्तार पर भी बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। पुराने रेलवे ब्रिज पर 11 जुलाई को सुबह 8 बजे यमुना नदी का जल स्तर 206.32 मीटर दर्ज किया गया था। इसके बाद रेलवे ने पुराने यमुना पुल से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों का रूट बदल दिया। अब आपको दूसरी तस्वीर ITO की दिखाते हैं, जहां बीच सड़क पर पानी का प्रहार जारी है। गुजरते वाहनों को आने जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश के पानी ने लोगों के लिए ब्रेक लगा दिया है। तो यमुना के बढ़े हुए जल स्तर के कारण दिल्ली के कई इलाकों में अब पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। फिरोजशाह रोड की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां कई सांसदों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कई मंत्री और तमाम वो इलाके जो यमुना किनारे हैं वहां पूरी तरीके से पानी समाये हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आसमानी अटैक की तस्वीरें आपको ये बताएंगी और देखने को भी आपको मिलेगी कि पानी के आगे सब कुछ बेबस है, चाहे वो खास हो या फिर आम हो। किस तरह के हालात बने हुए इसी पर 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली के फिरोजशाह रोड की तस्वीर है, जहां कई सांसदों के घर हैं जो पूरी तरह पानी में समाये हुए हैं। आसमानी अटैक की ये तस्वीर बताती है कि पानी के आगे सब बेबस हैं, चाहे वो खास हो या आम।
दक्षिणी दिल्ली की दुकानों में पानी का राज है। घर, दुकानें, अस्पताल, हर जगह सैलाब की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली का एम्स हो या फिर आरएमएल अस्पताल, चारों तरफ जलजला है। अब ये तस्वीर देखिए, हेलमेट पहने बाइक सवार सैलाब के भंवर में फंसी अपनी बाइक को ढूंढ रहा है। गाड़ियां सड़कों पर पानी के साथ रेंग रही है। कार में बैठे लोग जाम में सिर पकड़ रहे हैं, तो कुछ लोग पानी में नाव का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलाब की दहाड़ से पूरी दिल्ली डूब चुकी है। मूसलाधार बारिश और पानी का प्रहार जारी है, लेकिन अभी 14 से 16 जुलाई तक एक बार फिर बारिश दिल्ली में कयामत ला सकती है। तो वहीं पंजाब भी बारिश और बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। जीरकपुर में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ पंजाब के कई सोसाइटीज के अंदर भी फर्स्ट फ्लोर तक पानी चढ़ गया है। हजारों लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। दिल्ली के बाद किस तरीके से पंजाब में हालात हैं, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब भी बारिश और बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। जीरकपुर में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेरा बस्सी में सोसाइटी के फर्स्ट फ्लोर तक पानी चढ़ गया है। हजारों लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। तो साहिबजादा अजीत सिंह नगर को भी चारों ओर पानी ने घेर लिया है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। तो वहीं पंजाब के जिला पटियाला में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। इस दौरान पटियाला में बाढ़ के गहरे पानी में फंसे एक बुजुर्ग को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। जहां बीती रात में एक बुजुर्ग बाढ़ से न निकल पाने के चक्कर में एक पेड़ के सहारे लटका मिला था। इसके बाद आसपास के लोगों को बुजुर्ग ने आवाज लगाई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग व्यक्ति को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो पंजाब में बाढ़ और बारिश से खराब हुए हालात का जायजा मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद ले रहे हैं। पल पल का अपडेट लगातार उन तक पहुंच रहा है और उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, सीएम के आदेश पर पूरा सरकारी अमले को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। प्रभावित इलाकों में मान सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक और इसी के साथ ही सांसदों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली के रैन बसेरा, जमुना अपार्टमेंट खरड़, गांव कचौली, बूथगढ़ और रोपड़ जिले का तूफानी दौरा किया। सीएम मान ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्रियों की तरह खाना पूर्ति करने के लिए स्थिति का जायजा लेने के लिए वो हेलीकॉप्टर पर चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि खुद लोगों के बीच पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालने में पार्टी के विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्हें खाने से लेकर अन्य सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए रिलीफ सेंटर पहुंचे भगवंत मान ने कहा कि चिंता न करें, सरकार आपके साथ है। भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात पर लोगों को राहत पहुंचाने की मान सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है और पंजाब सरकार लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई है। इसके लिए सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बात अब हरियाणा की करते हैं, जहां पर बारिश के बाद से ही हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल तक और अंबाला से लेकर पानीपत तक सब तरफ केवल और केवल पानी नजर आ रहा है। लेकिन खट्टर सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप खुद समझ जाएंगे। बारिश के बाद ये साइबर सिटी का हाल देखिए। 3 दिन की बारिश के बाद ये अंबाला की तस्वीरें देखिए। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में बाढ़ से कराह रहे हैं लोग। पानीपत पानी पानी नजर आ रहा है। अंबाला और करनाल में हालात इतने खराब हो गए कि सेना को बुलाना पड़ गया। देखिए, अभी भी जो पानी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि पीछे जो गग्गर नदी है उसका पानी सीधे इन कॉलोनियों में पहुंच रहा है। पीछे की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पैदल जाएं, क्योंकि अगर वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो फंस जा रही है उनकी गाड़ी, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। हर बार बारिश से पहले तैयारियों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं,
लेकिन ये दावे उस वक्त फेल हो गए जब खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करना पड़ गया। पिछले 3 दिनों से नोएडा में भी बारिश हो रही है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालात काबू में दिख रहे हैं। योगी सरकार की सावधानी और अच्छी योजनाओं का ही परिणाम है कि नोएडा हर मामले में गुरुग्राम से कहीं आगे रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बाढ़ और बारिश से आगे बढ़ते हुए आप अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जो कभी माफिया का गढ़ हुआ करता था, वहां आज मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। योगी राज में पिछले 6 सालों से वो प्रदेश बन चुका है यूपी, जहां पर अब कानून का राज नजर आता है। जिसने अपराध मुक्त यूपी की नींव तो रखी है और तो वहीं विकास का वो पथ भी तैयार किया है जो सूबे को नई पहचान दे रहा है। मऊ जैसे माफिया के गढ़ में मेडिकल कॉलेज का आगाज इसी की एक नजीर भर है। माफिया नहीं, अब यूपी में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। माफिया राज अब यूपी में कल की बात हो चली है। पिछले 6 सालों से योगी राज का वो बुलडोजर इस प्रदेश में चला जिसने अपराध मुक्त यूपी की नींव तो रखी ही, विकास का वो पथ भी तैयार किया जो सूबे को नई पहचान दे रहा है। मऊ जैसे माफिया के गढ़ में मेडिकल कॉलेज का आगाज इसी की एक नजीर भर है। यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के मिशन पर है। शामली और मऊ में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हर शहर में मेडिकल कॉलेज किस तरह खोले जाएंगे, इसको लेकर भी सीएम योगी ने अपना प्लान बताया। प्रदेश के अपराधियों और माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक योगी सरकार के आने के बाद से शुरू हो गई थी। कई बड़े माफियाओं का नाम खत्म हो चुका है, बचे खुचों पर कार्रवाई जारी है। तो माफिया राज का खात्मा और उत्तम प्रदेश की ओर उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम प्रदेशवासियों के लिए भी अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और चलिए अब बात यूसीसी की करेंगे। यूसीसी के खिलाफ सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। यूसीसी का बिल संसद में लाने की सुगबुगाहट के बाद से ही ओवैसी बुखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर ओवैसी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। ओवैसी ने दावा किया है कि ये देश में हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारी में वो बात मुसलमानों की करते हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर ओवैसी ने यूसीसी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप क्या विरोध के बहाने अब ओवैसी लोगों को डराएंगे? एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें पीएम मोदी पर तंज कसा और लिखा, ओवैसी का दावा है कि ये देश में हमारी पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा है। कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि कैसे एक घर में 2 कानून रह सकते हैं। इंग्लैंड में 2 क्रिमिनल लॉ है, स्कॉटलैंड का है, इंग्लैंड का है। क्या मुल्क कमजोर हो गया? ओवैसी यूसीसी के खिलाफ पूरा माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर भड़काऊ भाईजान समान कानून से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब बात पाकिस्तान से आई सीमा की कर लेते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा ने यह साफ कर दिया है कि उसका अपने पहले पति हैदर से कोई रिश्ता नहीं है। इंडिया डेली लाइव पर ही सीमा ने हैदर को 3 तलाक दे दिया। बिल्कुल, सीमा ने दुबई में रहने वाले अपने पहले पति के साथ हर रिश्ते को खत्म कर डाला है। सीमा ने हैदर को साफ साफ बता दिया है कि वो सचिन के नाम से ही जीती है और सचिन के नाम पर ही मरती है। हिंदुस्तान आजकल उस फिल्मी वीर ज़ारा की हकीकत को देख रहा है जिसमें पाकिस्तान से आई सीमा है, हिंदुस्तानी सचिन है, तो सीमा का वो पति भी है जो उससे दूर तो है लेकिन उससे दूर होना नहीं चाहता। लेकिन आज इंडिया डेली लाइव पर सीमा ने दुबई में रहने वाले पहले पति के साथ हर रिश्ते को कुछ यूं खत्म कर डाला। अगर तुम वो तलाक नहीं मानते तो मैं अब तुम्हें कहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, मेरी जान छोड़ दो। पबजी का खेल प्यार का अफसाना बन गया। सीमा पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आ गई। सचिन से खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार और शादी से इकरार करने वाली सीमा पर अभी भी कई सवाल हैं। पाकिस्तान से आई सीमा किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन जिस तरह से नोएडा में बैठे सीमा ने दुबई में मौजूद अपने पहले पति को करारा जवाब दिया, उसका हर कोई कायल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली लाइव। और वहीं बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मामले में इंडिया डेली लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ। पीसीएस अधिकारी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर चर्चा में आए मनीष दुबे सस्पेंड हो चुके हैं। ज्योति और मनीष का ऑडियो वायरल होना और उसके बाद उनके ऊपर जांच हुई और जांच में ये आरोप तय हो गए, जिसके बाद मनीष को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब ज्योति पर भी तलवार लटकने लगी है। किस तरीके से, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पति पत्नी और साहेब के बीच की लड़ाई पर कमांडेंट को अपनी नौकरी देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, कमांडेंट की प्रेमिका पर भी यानी एसडीएम साहिबा पर भी सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। प्रयागराज परिक्षेत्र के डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई के संबंध। मनीष दुबे पर तो निलंबन की कार्रवाई तक हो चुकी है, लेकिन अब ज्योति का क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि चर्चा जोरों पर है कि बरेली शुगर मिल में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य पर भी सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। ज्योति से जुड़े विवाद ने मनीष के अतीत को कुरेद कर रख दिया। विभागीय कार्रवाई के साथ ही कानून भी मनीष दुबे की खबर लेगा, यानी मनीष दुबे की प्रशासनिक छवि के साथ साथ उनका सामाजिक दायरा भी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अगली खबर देखिए, आखिर क्यों बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों से कहना पड़ा कि घर जाओ? बाबा बागेश्वर को क्यों अपना दिव्य दरबार अचानक समाप्त करना पड़ा? बिल्कुल, यूपी में बाबा बागेश्वर के भक्तों के जोश की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसने बाबा बागेश्वर को भी हैरान कर रख दिया है। देवी अनुष्ठान करवा दें, कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये बाबा बागेश्वर के प्रति उनके भक्तों की आस्था ही है कि बाबा को आज उनसे अपील करनी पड़ी कि वो घर चले जाएं। ये बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की महिमा ही है कि भक्तों का वो सैलाब उमड़ पड़ा कि भगदड़ तक पहुंच गई। तो ये बाबा बागेश्वर को लेकर वो विश्वास ही है जो हर भक्त को दिव्य दरबार में आने को बेकरार कर रही है। तो एक और एक्स फैक्टर भी बाबा बागेश्वर को अलग बनाता है, उनका हिंदू राष्ट्र को लेकर संकल्प जो उन्होंने यूपी में लगे अपने दरबार में भी लिया। बहुत हो गया, अब भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। यूपी को भी बाबा बागेश्वर का लंबे समय से इंतजार था और अब जब वो समय आया तो बाबा के भक्तों ने दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में पहुंच उसे हाउसफुल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और चलिए अब बात पटना की करेंगे, जहां किसान सलाहकार अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे, लेकिन पुलिस की लाठियां खानी पड़ गई। इस भगदड़ में कई महिलाओं को भी चोटें आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर खदेड़ा। किस तरीके से, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सड़क पर मची भगदड़, लोगों पर लाठियां बरसाती पुलिस, कोई दौड़ रहा है, कोई नीचे गिर रहा है और पुलिस लोगों को पीट रही है। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां किसान संगठन अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरा तो पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर गिर गए तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। इस भगदड़ में कई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। दरअसल जन सेवक का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों किसान सलाहकार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही बिहार विधानसभा का घेराव करने निकले, पुलिस कर्मियों ने उन्हें आर ब्लॉक के पास ही रोक लिया। सड़कों पर जुटे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 13 साल से बिहार सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। सेवा नियमित की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। खबर अब दिल्ली से, जहां दिल्ली में एक बार फिर टुकड़ों में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये पूरा हत्याकांड कुछ वैसा ही है जैसा कि श्रद्धा हत्याकांड हुआ था। दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास मौजूद एक फ्लाईओवर के नीचे महिला के लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल चुकी है। तो अब सवाल ये लगातार उठ रहा है कि कौन है दिल्ली का दूसरा आफताब। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
सुनसान इलाका है, संगीनों का साया है और किसी की तलाश है। एक बार फिर दिल्ली में महिला का शव मिला जो टुकड़ों में बटा था। शरीर के कुछ कटे हुए हिस्से हासिल हो चुके हैं तो बाकी हिस्सों की तलाश में पुलिस इधर उधर भटक रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास मौजूद एक फ्लाईओवर के नीचे महिला की लाश के टुकड़ों की पुलिस को जब खबर मिली तो दिल्ली पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच गई। फ्लाईओवर के पास कई जगहों पर मानव अंग बिखरे पड़े थे। लाश किसकी है? कौन इस हत्याकांड में शामिल है? कत्ल की वजह क्या थी और क्यों इस महिला को तड़पा तड़पा कर मारा गया? ऐसे कई सवाल दिल्ली पुलिस के सामने हैं और पुलिस इन सवालों को जानने के लिए जांच में जुट गई। श्रद्धा हत्याकांड के बाद दिल्ली में टुकड़ों में लाश जैसे कई मामले सामने आए और इसी में एक और कांड दिल्ली वालों के दिलों में डर भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं दिल्ली के जीटी करनाल रोड के सीरसपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 4 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं कई घायल भी हो गए। तो वहीं पुलिस और कैट्स की कई गाड़ियां मौके पर घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराती हुई नजर आई। क्यों हुआ यह हादसा, क्या वजह थी, इस रिपोर्ट में देखकर समझिए। दिल्ली के जीटी करनाल रोड के सीरसपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां कांवड़ियों की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। मौके पर पुलिस और कैट्स की कई गाड़ियां पहुंची और घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां घायलों का इलाज जारी है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने बताया कि ट्रक की टक्कर होते ही सवार कांवड़ियों में चीख पुकार मच गई। हादसा होते देख हाईवे से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कैट्स की कई गाड़ियां पहुंची और घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं भारत की अब अंतरिक्ष में उड़ान की बात करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रयान 3 एक बार फिर चांद की जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको कल LVM-3 से दोपहर 3:35 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो चंद्रयान 2 की असफलता के 5 साल बाद एक बार फिर चांद की जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो कल श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट LVM-3 से जोड़ा गया है। मिशन की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लैंडिंग में कई संशोधन किए हैं। आपको ये भी बता दें कि अब तक चंद्रमा पर जितने भी देशों ने अपने यान भेजे हैं उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है, जबकि इसरो का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। और इसरो ने चंद्रयान 3 के शुरुआती बजट के लिए 600 करोड़ रुपए की उम्मीद की थी, लेकिन यह मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है। और चलिए बात केन्या की करेंगे। केन्या में इन दिनों टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयावह झड़प भी देखने को मिली है। साथ ही साथ झड़प के दौरान अब तक 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। देखिए आखिर क्यों केन्या में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्यों ये झड़प हो रही है, 60 सेकंड की इस पूरी रिपोर्ट में। केन्या में टैक्स में हुए वृद्धि को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग जमकर शहर में उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली और इस झड़प में अब तक 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी केन्या के किसुमू शहर में फैली अराजकता के बीच न्याविटा और कोंडेले एस्टेट में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केन्या में हाल ही में टैक्स अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिससे टैक्स में बढ़ोतरी हो गई। तो वहीं इन दिनों पूरे केन्या में लोग टैक्स में हुए वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार प्रदर्शनकारियों के विरोध को लेकर खदेड़ रहे हैं।
पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तीतर-बितर करने की कोशिश की। वहीं मोम्बासा और किसुमू शहरों में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को इसी तरह का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार दिल्ली में बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार पर ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज लेकर होते हैं हाजिर। मुझे और स्वाति को दीजिए इजाजत।